हाँ जी। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। हाँ, एक नंबर। ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने कर लिया था सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अपन ने कुछ थ्योरी बेसिस कुछ कॉन्सेप्ट किया था। और अब अपन आज उसके दो एग्जाम्पल और करेंगे पहले। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेंगे कि कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है और फिर उसके बाद अपन क्वेश्चंस करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पहले तो एक बार यहां तक क्या क्या कर लिया था। अपन ने देखा सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस अब तक आया कितने कितने मार्क्स का है किस किस अटेम्प्ट में। तो हमने कहा मई 18 में 5 मार्क्स का आया था, नवंबर 18 5 मार्क्स, मई 19 में नहीं आया, नवंबर 19 में 5 मार्क्स, नवंबर 2020 में नहीं आया, जनवरी 2021 में 5 मार्क्स, जुलाई में 7, दिसंबर 21 के अंदर नहीं आया और फिर जून 2022 के अंदर 5 मार्क्स। क्या लगता है इस अटेम्प्ट में आएगा या नहीं आएगा? आएगा 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 आएगा। ठीक है, देखते हैं। आएगा आएगा आएगा। ठीक है। हाँ, नंबर सीरीज यहाँ वो लगा रहे हो तुम, एल आर लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ट्रेंड लगा दो पूरा का पूरा। हाँ, ऐसा कुछ सिस्टम लगेगा लॉजिकल रीजनिंग वाला। आएगा, इस बार भी आएगा। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको इसको। ये नहीं सोचना है कि नहीं आएगा, ये बिल्कुल आएगा। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, ये बिल्कुल आएगा, आप देख लेना। हमने बात करी थी कि नॉर्मली तो क्या होता है आपके पास में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जैसे ही हम गुड्स, तो अपन ये पढ़ रहे थे कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो क्या होता है, जैसे गुड्स दिए ओनरशिप चली जाती है, बायर से पैसा लेने के लिए बायर को पैसा देना पड़ेगा, बायर लायबल हो जाता है मनी के लिए। गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स इज ट्रीटेड, उसको नॉर्मली हम तुरंत सेल मान लेते हैं जैसे ही हम गुड्स देते हैं और अपनी बुक्स के अंदर उसको इनकम मान लिया जाता है, उसको रेवेन्यू ट्रीट कर लेते हैं। हावेवर, लेकिन जब बिजनेसमैन अपनी सेल को बढ़ाना चाहता है, दो पर्पस, क्या तो बिजनेसमैन अपनी सेल को बढ़ाना चाहता है या वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है ना, तो उस सिचुएशन के अंदर उसको दिक्कतें आती है मार्केट में कंपटीशन की वजह से। तो उसको काउंटर करने के लिए, कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए वो क्या करता है, गुड्स के ऊपर ऑप्शन दे देता है कि भाई ठीक है, पसंद आए तो रखना, ना आए तो मेरा वापस कर देना। क्योंकि स्टार्टिंग में कस्टमर को भरोसा दिलाना पड़ता है, समझ रहे हो, बाद में जाके भरोसा नहीं दिलाने की जरूरत है, उसके बाद तो भरोसा हो जाता है लोगों को। बट स्टार्टिंग में हमें जब अपना प्रोडक्ट दिखाना है लोगों को कि हमारे पास वो क्वालिटी है जो दूसरों के पास नहीं है, आप यूज तो कर कर देखो। सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है जब कोई हम नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं मार्केट में, वो सबसे दिमाग में यही है कि कस्टमर यूज ही नहीं करना चाहता है ना। उसको पहली बार यूज कैसे करवाएं इस प्रोडक्ट को, तो एक बार यूज कर लेगा उसके बाद तो उसको क्वालिटी पता चल जाएगी, है ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अपनी बात भी कर सकते हैं। अब वीडियो लेक्चर्स बेचना चालू कर रहे हैं तो यही तो है कि एक बार बच्चा ले ले, एक बार बच्चा ले लेगा तो सेटिस्फाइड 100% हो जाएगा। लेकिन अब इतना ट्रस्ट उसको देना, उसके लिए उसको ऑफर भी देने पड़ते हैं कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक हफ्ते का डेमो लेकर देखो, है ना, तब आपको समझ में आएगा कि सही है या नहीं है। लेकिन जब मार्केट इतना ज़्यादा बड़ा बन चुका हो, क्या तब डेमो की जरूरत पड़ेगी? नहीं। लेकिन देते रहना चाहिए, मेरा मानना यह है कि ये एक अच्छी चीज़ है। जब हम सामने वाले को, जब हमें अपनी क्वालिटी पे भरोसा हो तो हमें सामने वाले को पूरा ऑफर देना चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से डेमो ले लीजिए, पसंद आए तो कंटिन्यू, अदरवाइज कंटिन्यू मत करो, क्वालिटी के ऊपर। ये बात समझ में आई यहाँ तक। फिर अपन ने क्या कहा कि जब गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का मतलब क्या हुआ कि हम कस्टमर को गुड्स भेज रहे हैं, मींस पोजीशन किसके पास जा रही है, लेकिन ओनरशिप अभी भी किसके पास है, सेलर के पास है। अच्छा, कस्टमर को क्या ऑप्शन दे दिया आपने, कस्टमर को क्या ऑप्शन दे दिया कि चाहे तो वो क्या कर सकता है, रिटेन, ऑप्शन 2 रिटेन और रिटर्न, ऑप्शन 2 रिटेन और रिटर्न, दोनों ऑप्शन है। चाहे तो वो रख सकता है, चाहे तो वो वापस कर दे। ऑप्शन 2 रिटेन और रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। ऐसा थोड़ी ना कि साड़ी लेकर गए और उसके बाद 4 साल बाद आ रहे हैं कि अच्छा ये भाई साहब आपकी साड़ी ली थी, ये वापस रख लो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो क्या तो टाइम अगर फिक्स कर रखा है तो उतने टाइम में रिटेन कर लो या रिटर्न कर दो, और अगर आपके पास टाइम फिक्स नहीं है तो क्या देखेंगे
रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम क्या होता है, वो अकॉर्डिंग टू द मार्केट और सिचुएशन केस टू केस बेसिस पे आप देखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। हमने कहा हेयर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन रिटर्न बेसिस मींस गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर विद द ऑप्शन टू रिटेन और रिटर्न देम विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। हमने कहा ये कैरेक्टरिस्टिक है। पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्या इसके अंदर ओनरशिप ट्रांसफर होगी कस्टमर को? नहीं, ओनरशिप अभी भी किसके पास रहेगी? सेलर के पास ही रहेगी। ओनरशिप तो कब ट्रांसफर होगी? जब कस्टमर अपना अप्रूवल देगा। तो नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, द ओनरशिप इज पास्ड ओनली व्हेन द बायर गिव्स हिज अप्रूवल और इफ द गुड्स आर नॉट रिटर्न्ड विद इन दैट स्पेसिफाइड पीरियड। तीसरी बात, कस्टमर क्या लायबल हो गया पैसे देने के लिए? जैसे वो गुड्स लेकर गया क्या तुरंत लायबल हो जाएगा? नहीं, कस्टमर की लायबिलिटी तो तब आएगी जब वो अपना अप्रूवल दे देगा। उससे पहले जब तक उसने अपना अप्रूवल नहीं दिया है तब तक ये उसके लिए सेल नहीं है और वो लायबल नहीं होगा। कुछ सर्कमस्टांस में पैसा एडवांस दे दिया जाता है बट स्टिल कस्टमर की लायबिलिटी नहीं है। उसके पास राइट आ जाएगा कि अगर वो रिटर्न करता है गुड्स को तो उस केस में उसको क्या मिल जाए? रिफंड मिल जाए। तो हमने यही कहा था यहां पर, द कस्टमर डज नॉट इनकर एनी लायबिलिटी व्हेन द गुड्स आर मेयरली सेंट टू हिम इवन द इन केस द बायर हैज पेड इन एडवांस he retains the right of refund if the goods are returned as per the terms and conditions between the seller and the buyer। अगर उसने गुड्स वापस करे हैं तो उस सिचुएशन में उसके पास राइट है कि उसको क्या मिल जाना चाहिए? रिफंड मिल जाएगा, वो पैसा देने के लिए लायबल नहीं है। फिर हमने कहा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बताता है कि जब भी हम गुड्स को ऐसे बेचते हैं, कैसे? सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे, तब हम कब उसको सेल मानेंगे? तब हम कब उसको सेल मानेंगे? ये आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 लॉ में पढ़ेंगे। 16 मार्क्स का आपके पास वहां पर ये एक्ट होगा। उसका एक सेक्शन 24 होगा जो कि ये बता रहा होगा कि सेल विल टेक प्लेस किस सर्कमस्टांस में? व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। कब कब? क्या तो कस्टमर अपनी अप्रूवल दे दे, या तो कस्टमर ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आपको लग रहा है कि कस्टमर ने ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट कर लिया। मैंने बताया था आपको कि साड़ी खुद पहनकर अगर शॉपिंग नेक्स्ट टाइम साड़ी पहनकर आ जाएं, या मैंने कहा था कि कैमरा मैंने खरीदा था अप्रूवल के बेसिस पे और वो आपके पास में कैमरा अगर मैं मुकुल को बेच दूं तो उस सिचुएशन में जब मैं बेच रहा हूं तो मैं एज्यूम कर लिया जाएगा कि भाई मैंने एक्सेप्ट कर लिया तभी तो बेचा। ठीक है, तो पहले ओनरशिप मेरे पास आएगी एंड देन डायरेक्टली ओनरशिप ट्रांसफर करवा दी जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई? ओके। तीसरा केस क्या था कि अगर आपके पास टाइम पीरियड इलेप्स हो गया, जितना टाइम दिया था उतना टाइम पीरियड इलेप्स हो गया, उस टाइम पीरियड में ना तो आपने कोई भी नोटिस ऑफ अप्रूवल दिया है ना ही आपने नोटिस ऑफ रिजेक्शन दिया है, कुछ नहीं बताया। 15 दिन का ऑप्शन का टाइम था आपके पास, आपने 15 दिन हो चुके हैं, आपने कुछ बताया नहीं। अब 15 दिन के एंड पर अपन क्या माने? ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड हम उसको क्या मानेंगे? क्या उसको हम ऑटोमेटिक सेल मान लेंगे? यस, अगर उसने 15 दिन तक रिटेन किया इसका मतलब उसको अप्रूव्ड है, अगर नहीं बताया तो हम उसको ऑटोमेटिकली क्या ट्रीट करेंगे? देन सेल्स ट्रीट करेंगे। तो यहां पर भी हमने कहा इफ ही डज नॉट सिग्निफाइज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर बट रिटेन्स द गुड्स without giving notice of rejection on the expiry of the specified time, अगर टाइम फिक्स था, और on the expiry of the reasonable time अगर टाइम फिक्स नहीं था तो। क्लियर यहां तक? तो ये हमने पूरा इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, यहीं तक किया था। आज हमें इसका न्यूमेरिकल करना है थोड़ा बहुत, है ना? थोड़ा बहुत तो क्या खैर कंप्लीट ही हो जाएगा आज। तो न्यूमेरिकल 2 एग्जाम्पल करेंगे पहले, जो हम ऑलरेडी कर चुके थे डिस्कस, और फिर आगे चलेंगे। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है विद इन द ईयर। एग्जाम्पल का नाम दिया विद इन द ईयर। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए साल कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 22। साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 23। ये ईयर है। इस साल के बीच में हमने कभी गुड्स बेचे और बीच में ही सब कुछ हो गया, अप्रूवल, रिजेक्शन या टाइम पीरियड जो ऑप्शन था वो सब लैप्स कब कर गया? विद इन द ईयर ही लैप्स कर गया वो। अब आप देखो, मान लो हमने यहां दिया ऑप्शन, उसको गुड्स कब
भेजे, यहाँ भेजे साल में, कोई भी डेट ले लेते हैं अपन। दिस इज 11th ऑफ अगस्त, 11 अगस्त को इस बार क्या है, रक्षाबंधन। क्लियर है? हाँ 11 को है इस बार। तो 11 अगस्त 2022 इस दिन अपन ने गुड्स दे दिए, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। यहां पर गुड्स दे दिए, ये लोग 50,000 के, चेंज कर देते हैं थोड़ा। अब कितना पीरियड ऑप्शन दिया इसको, यहां पर 11 अगस्त से हमने 31 अगस्त तक का ऑप्शन दे दिया, मान लो टाइम कुछ भी फिक्स कर दिया। तो ऑप्शन कहां तक है आपके पास, 31 ऑफ अगस्त 22, है ना। ये मैं थोड़ा लंबा बना रहा हूं ताकि मैं लिख सकूं। तो हमने ऑप्शन दिया यहां से यहां तक, उसके पास ऑप्शन है, इतना पीरियड में ये आपके पास ये ऑप्शन है। ठीक, अब कुछ गुड्स उसने अप्रूव कर दिए, कुछ उसने रिजेक्ट कर दिए। यहां पे मान लेते हैं अप्रूवल आ गया 20,000 का, ठीक है। फिर यहां पे मान लेते हैं कि उसने रिजेक्ट भी कर दिए 12,000 का। देखिए, तो पहले इनकी एंट्रीज करते हैं अपन, इनको समझते हैं कि इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, फिर आपको समझ में आएगा। अच्छा, जैसे ही हम गुड्स व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर कैजुअल, ये कौन सा एग्जांपल था, जब कुछ ट्रांजैक्शंस हो, फ्यू ट्रांजैक्शंस हो, और हम उसको क्या ट्रीट कर रहे हो, ऑर्डिनरी सेल्स ट्रीट कर रहे हो। तो जैसे ही गुड्स अपन ने कस्टमर को दिए, तो अपन उसको क्या मान लेंगे, सेल मान लेंगे, और सेल मानते हुए इसको ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल, ट्रीट इट एज ऑर्डिनरी सेल्स। अगर आप इसको ऑर्डिनरी सेल मानेंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दिस इज 50,000, 50,000, ठीक है। अब आ गया अप्रूवल, तो क्या ये सेल है, यस, ये हमारी सेल ऑफ दिस ईयर है। तो क्या कुछ करने की, सेल ऑफ दिस ईयर, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये हमारी सिर्फ सेल है। अगर ये हमारी सेल है तो क्या इसके लिए कोई एंट्री करने की जरूरत है, नहीं। क्यों नहीं करने की जरूरत है, यस, नो एंट्री रिक्वायर्ड, बिकॉज ऑलरेडी ट्रीटेड इट एज सेल्स। अभी ये हमारी सेल है, लेकिन हमने क्योंकि इसको ऑलरेडी सेल मान रखा था, सेल की एंट्री कर रखी है, तो अब हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे कोई एंट्री नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? उसके बाद आ गया रिजेक्शन। रिजेक्शन की बात करें, दिस इज नॉट सेल, ये सेल नहीं है, लेकिन अपन ने इसको ऑलरेडी क्या कर रखा है, सेल ट्रीट कर रखा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी ट्रीटेड एज, सीधी सी बात है कि हमने इसको पहले सेल मान रखा था, अब सेल नहीं है, तो अब क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री करेंगे। तो इस केस में तो कुछ नहीं हुआ, और इस केस में एंट्री हो जाएगी आपके पास सेल्स अकाउंट डेबिट, टू डेटर लिख दो, टू कस्टमर लिख दो, टू ट्रेड रिसीवेबल लिख दो। दिस इज 50,000, सॉरी, जितने का रिजेक्शन हुआ, कितने का, 12,000। बात समझ में आ गई? और अब सोचो 31 ऑफ अगस्त वाले दिन कुछ गुड्स रह गए यहां पर, बैलेंस रुपीस कितना, 18। इसके केस में सोचो हुआ क्या, स्पेसिफाइड पीरियड एक्सपायर्ड एंड नो नोटिस ऑफ रिजेक्शन
टाइम पीरियड इलैप्स हो गया, रिजेक्शन का कोई नोटिस नहीं मिला आपको, तो हम इसको क्या मान लेंगे, सेल मान लेंगे। तो इसका मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। किसके अकॉर्डिंग, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये सेल है तो क्या अब कोई एंट्री करने की जरूरत है, नहीं। ठीक है, नो एंट्री। वाई नो एंट्री, बिकॉज हाँ ऑलरेडी रिकॉर्डेड एज सेल्स। इसको ट्रीटेड किया जाए ऐसे भी लिख सकते हो, ऑलरेडी रिकॉर्डेड एज सेल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पर भी कोई एंट्री, क्या हुआ, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वो तो हमें रिकॉर्ड इतना तो मेंटेन रखना पड़ेगा ना कि ये आपके पास में सोल्ड हुआ या अप्रूवल है, इसके थोड़ा बहुत तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा ना कि कस्टमर के पास कौन कौन से गुड्स हैं, वो तो याद रखना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, तो इसका मतलब बाकी अप्रूवल ऑटोमेटिक हो गया। इस साल की सेल कितनी ट्रीट हो गई, 50,000 में से कितना रिजेक्शन आया, सिर्फ 12,000, बाकी 38,000 का क्या हो गया, सेल तो होगी ना एंट्री 38,000। यार एंट्री क्या हो जाएगी, डेटा टू सेल 38,000, 38,000 मिला लो इन दोनों को, कंबाइंड इफेक्ट क्या हो गया, डेटा टू सेल 38,000। अब जब पैसा आएगा तो एंट्री नहीं करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, वो भी तो करेंगे। ये तो हमने कहा कि सेल इतने की होगी, अब डेटर से पैसा ले लेंगे 38,000, जितना देगा उतना कम होता चला जाएगा। समझ में आ गया, वो तो बाद की बात है ना, पहले तो सेल मानोगे ना, ये सेल की एंट्री कितनी होगी, 38,000 हो गई। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। तो ये एक एग्जाम्पल था विद इन द ईयर का, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। समझ में आया, साल के अंदर ही क्या हुआ आपके पास में, उसी साल के अंदर आपने गुड्स दिए कस्टमर को अप्रूवल के लिए, अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पे। कस्टमर ने क्या तो अप्रूवल दे दिया, या तो रिजेक्ट कर दिए, या तो ऑप्शन लैप्स कर गया, सब कुछ उसी साल में हो गया ड्यूरिंग द ईयर। तो उस सिचुएशन में हम कैसे करेंगे, ये मैंने सारा सिस्टमेटिकली आपको लिख दिया है, एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला जो सवाल है उसमें हम थोड़ा नेक्स्ट ईयर की बात भी करेंगे कि हमने गुड्स तो भेजे इसी साल, कुछ अप्रूवल या रिटर्न आ गया इस साल, बाकी जो बैलेंस है अभी ऑप्शन लैप्स नहीं हुआ है, ऑप्शन आपके पास अगले साल भी चल रहा है। ईयर एंड पर अभी भी कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो रिटेन कर सकता है, चाहे तो रिटर्न कर सकता है। तब कैसे ट्रीट करेंगे, अब अगला ये वाला एग्जाम्पल आएगा आपके पास। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते ही आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा, इसी के साथ बाकी तो फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। इतना सा सिंपल सा चैप्टर है, 5-5 नंबर ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स के ऐसे मिलेंगे आपको 5-5 नंबर। लेकिन बस बात यह है कि जब हम जो चैप्टर कर रहे हों उसको इतने अच्छे से करो और उसको इतनी बार रिवाइज करो साथ साथ कि बाद में हमें जरूरत ना पड़े। इसीलिए हम पेस को थोड़ा स्लो करके चलते हैं कि आपको थोड़ा चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक, चलें आगे। हाँ भाई, चलो सर, आओ बेटा आओ। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना, ये आएगा आपके पास। सिर्फ ईयर एंड का क्या, सारा कुछ इसी में बना देंगे, एक में ही है ना, सारा कुछ एक में ही कर देंगे। तो अपन कहेंगे आफ्टर द ईयर, कहना भी नहीं, आप कह सकते हो विद इन 2 ईयर का मतलब हो गया वो सारा कुछ इसमें हो रहा था। तो ठीक है, चलो आओ नाम ही छोड़ देते हैं, तुमने इतना कंफ्यूजन कर दिया तो नाम डिसाइड करेंगे तब लिखेंगे, अभी तो ऐसे ही चलते हैं। यहां पर देखो जरा, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम समझ में आएगी। अब आप देखो, साल तो हम वैसे ही ले लेते हैं, 1 अप्रैल 22, और बीच में इस साल को हम समाप्त करेंगे। यहां पर देखते हैं अपन, यहां ले लेते हैं, ये साल आएगा हमारे पास 31 मार्च 23। ठीक है, और ये अगला साल चलेगा 31 मार्च 24। ध्यान से देखें, अब
अपन मानते हैं कि अपन ने यहाँ पे 28 ऑफ मार्च को, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 28 ऑफ मार्च को गुड्स सेंड किए, है ना। मैं डेट थोड़ा सा इधर गैप दे के इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं 2-3 चीज़ें लिख सकूँ। तो 28 ऑफ मार्च 23 को मैंने गुड्स भेजे, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, 1 लाख के गुड्स मैंने सेंड कर दिए, ठीक है। इसमें से आपके पास, सॉरी 28 मार्च को थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया अपन ने, 20th ऑफ मार्च ना, बिल्कुल पास पास करने को तो कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी हो सकता है, आज लेकर गया कल ही अप्रूवल दे दे, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। लेकिन अपन ने फिर भी थोड़ा सा नेचुरल लिया कि भाई उसको कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन को ख़त्म करने में थोड़ा तो टाइम लगता है, ठीक है। तो अपन ने कहा 20th ऑफ मार्च को हमने गुड्स दिए थे, उसने 25 मार्च को, हमने पिछले वाले में डेट नहीं लिखी थी ना कौन सी डेट पे, ठीक है, वहां जरूरत भी नहीं थी। यहां पर हमने कहा 25 ऑफ मार्च को उसने दे दिया अप्रूवल 40,000, क्या दे दिया उसने, अप्रूवल दे दिया 40,000। अब आपको सोचने वाली बात यह थी कि जिस दिन हमने गुड्स भेजे हम उसको क्या ट्रीट करते हैं, हम इसको ऑर्डिनरी सेल्स मानते हैं। अगर हमने इसको ऑर्डिनरी सेल्स मानते हैं तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 1 लाख, सेल प्राइस पर रिकॉर्ड कर दिया आपने, इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर अप्रूवल आ गया उसी साल में तो बताओ क्या करेंगे, क्या कुछ करने की जरूरत है, क्या ये हमारी सेल है, यस। क्या हम इसको ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं, यस। नो एंट्री रिक्वायर्ड बिकॉज ऑलरेडी रिकॉर्डेड एज सेल्स, ये भी समझ में आ गया। अब 31 ऑफ मार्च को मान लो या कभी भी मान लो, ये लो 30th ऑफ मार्च, उसने कुछ रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्शन कर दिया, कितने का रिजेक्शन कर दिया, सपोज करो 25,000 का। तो बताओ क्या ये हमारी सेल है या नहीं, दिस इज नॉट सेल। और अगर ये सेल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री क्यों करनी पड़ेगी, बिकॉज हमने इसको ऑलरेडी क्या कर रखा है, बिकॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स अर्लियर, हम इसको पहले सेल मान चुके हैं, इसलिए अब इसकी हम रिवर्स एंट्री कर देंगे, ठीक है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब फिर प्रॉब्लम क्या आई, ईयर एंड, ये ईयर एंड है, इस दिन, दिस इज ईयर एंड, बैलेंस कितना बच गया, ₹30,000, ठीक है। तो 30,000 आपके पास बैलेंस बच गया, 35, हाँ जी, क्योंकि ये आ गया 1 लाख में से 40 और 25 65, 35 आ गया, ठीक है। तो आपके पास आ गया 35,000 का बैलेंस, जिसके रिगार्डिंग ना तो क्या है, स्पेसिफाइड पीरियड अभी लैप्स हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, स्पेसिफाइड पीरियड नॉट लैप्स्ड। इसमें स्पेसिफाइड पीरियड मान लेते हैं अपन, ऑप्शन की डेट 10 अप्रैल मान लेते हैं ना, या 20 अप्रैल, ये लो 20th ऑफ अप्रैल 23, और यहां तक का मैं ऑप्शन दे देता हूं कि यहां से लेके यहां तक का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कि स्पेसिफाइड पीरियड नॉट एक्सपायर्ड प्लस नो
नोटिस ऑफ रिजेक्शन, नोटिस ऑफ रिजेक्शन या अप्रूवल नहीं आया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या ये हमारी इस साल की सेल है या नहीं है? तो नोट अ सेल ऑफ द ईयर एंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च 22, सॉरी 23, ये इसकी सेल नहीं है। और अगर ये सेल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, बताओ। ठीक है, हमने यहां पर भी एंट्री करी नहीं, अभी करेंगे। रिवर्स एंट्री करेंगे बिकॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स अर्लियर। अब एंट्री देखो, इसमें एंट्री कर देते हैं, एंट्री नहीं करी। यहां रिवर्स एंट्री होगी तो रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स टू कितने से? 25,000। ठीक है, यहां पर भी करनी पड़ेगी। और अब हमें थोड़ा इसमें स्पेस चाहिएगा। देखो, तो यहां सेल की एंट्री हो जाएगी एक तो सेल्स डेबिट टू डेटर्स, एक तो ये बात आ गई। अब लेकिन इसमें ईयर एंड है तो एक तो ये काम कर दिया कि ये इस साल की सेल नहीं है, लेकिन क्या हमारा स्टॉक कस्टमर के पास है? तो क्या हमें अपने स्टॉक जो कस्टमर के पास है, क्या उसकी एंट्री करनी पड़ेगी अपने को? यस। तो अब आपको स्टॉक दिखाने की और एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसको मैं लिखूं कैसे, मैं एक बार देखता हूं। प्रेजेंटेशन यहां तक हो गया, बैलेंस। तो एक तो ये आ गया नो नोटिस, ठीक है, हाँ जी। वो हमारा स्टॉक जैसे सेल्स रिटर्न पे जो कल बात चल रही थी, है ना, जय ने पूछा भी था। तो आपके पास में जब हम ड्यूरिंग द ईयर करते हैं तो सिंपल स्टॉक रजिस्टर में प्लस माइनस कर लेते हैं। हमें स्टॉक देखना किस दिन होता है कि हमारा स्टॉक कितना है? ईयर एंड पर। तो ईयर एंड पर तो फिर हमें स्टॉक दिखाना पड़ेगा ना कि हमारे स्टॉक हमारे पास नहीं है, कस्टमर के पास है, तो वो दिखाना पड़ेगा। बट ड्यूरिंग द ईयर जो गुड्स आते हैं या जाते हैं, ऐसे तो परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तब भी गुड्स आता है, तब भी गुड्स जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी आपने प्लस माइनस करके, तो वहां पे हम प्लस माइनस करते हैं। नॉर्मली उसको हम स्टॉक रजिस्टर में मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन ईयर एंड पर तो क्योंकि हमें बैलेंस शीट में स्टॉक दिखाना होता है कि हमारा स्टॉक कितना है हमारे पास, अब जो हमारे पास है वो भी दिखाना पड़ेगा और जो कस्टमर के पास है वो भी दिखाना पड़ेगा। क्लियर? हाँ जी, हाँ, लास्ट में ईयर एंड पर हमारे पास कितने का स्टॉक है ये हमें दिखाना पड़ेगा ना। उसका क्लोजिंग वैल्यूएशन भी होता है, उसका इन्वेंट्रीज नाम का चैप्टर है आपके पास में, आप टेंशन ना लें, इन्वेंट्रीज पढ़ोगे आप। इन्वेंट्रीज के अंदर भी आपको सीखना क्या है, स्टॉक वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कितने तरीके होते हैं स्टॉक को वैल्यू करने के लिए। स्टॉक का वैल्यूएशन का क्वेश्चन भी आता है 10 मार्क्स में, 10 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है स्टॉक वैल्यूएशन का। तो वो सब आप सीखोगे। ठीक है, कि हमारे गुड्स हमने रिटर्न पे भेज रखे हैं, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे सेल कर रखे हैं, हमने कंसाइनमेंट बेसिस पे भेज रखे थे, इस तरीके से आपके पास उसमें सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो सारे हम देखेंगे। हाँ, पूरे साल के बीच में तो ऐसा ही होता है, हम तो सिर्फ ईयर एंड पर देखते हैं हमारे पास टोटल कितना स्टॉक है। क्लियर है? वैल्यूएशन करके अब आ जाएगा आपके पास। हाँ जी भाई, तुम कुछ भी मत बताओ ना, ट्रेडिंग पीएनएल बनाना ही क्यों है? प्लस माइनस कर लो, एक्सेल में बना लो, एक्सेल में बन जाता है सब कुछ। समझ रहे हो? हर चीज का एक प्रॉपर तरीका है, एक फॉर्मेट है, एक यूनिफॉर्मिटी है जो हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, उसी को हमें मेंटेन करना होता है। ठीक है, ऐसे तो तुम कह सकते हो सर ये यहाँ पे करें क्यों, जब आएगा तभी कर देंगे, बट ये कोई सिस्टम हम सीख रहे हैं, उस सिस्टम को हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ, ज्यादा डिस्कशन ठीक नहीं। अति हर चीज की बेकार है। मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। जरूरत से ज्यादा कहीं पर भी आपको एनालाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, यहां पर देखो, अब एक एंट्री और करनी पड़ेगी अपने को, किस चीज की? अपने को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इन्वेंट्री। तो यहां लिखेंगे हम दूसरा ऑप्शन, दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्री विद कस्टमर। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्री विद कस्टमर, बताओ, कस्टमर के पास इन्वेंट्री है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये इसमें अगला पॉइंट आ गया। इसी के साथ हमें दो ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे, एंड एक तो ये हो जाएगा आपके पास और दूसरा ये हो जाएगा।
ईयर एंड पर दो काम करने पड़ेंगे आपको, ईयर एंड पर दो काम करने पड़ेंगे आपको। एक तो ये सेल को कैंसिल करना पड़ेगा, और दूसरा आपको जो हमारी स्टॉक है, जो हमारा स्टॉक किसके पास, कस्टमर के पास, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको। तो क्या करेंगे, एंट्री इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसको और लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, बट शॉर्ट में ठीक है, इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्टॉक को हम किस पर रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। अब मान लो ये 35,000 है, अब 35,000 के ऊपर अगर मैं 30% का जीपी बता दूं, तो यहां पर मैं सपोज कर लेता हूं कि जीपी कितना है, तो यहीं पे मैंने मान लिया कि दिस इज जीपी इज 30% ऑन सेल। यहां लिखना ठीक नहीं है, यहां पे मान लेता हूं 30% है ना, यहीं पे मानता हूं। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 35,000 आपके पास टोटल था, इसमें से माइनस कर दूंगा कितना, 35,000 का 30%, क्योंकि मैंने जीपी क्या मान लिया, 30% मान लिया है। तो कितना आ जाएगा बताओ, 24,500, 24,500। ठीक, तो आपको ये बात यहां ध्यान रखनी है कि यहां पर अपन जो ये अमाउंट आएगा, ये क्या आएगा, दिस इज कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ऐसे रिकॉर्ड करते हैं हम। यहां पर इस 30% को क्या मान लिया अपन ने, दिस इज जीपी ऑन सेल्स। ठीक है, ये अज्यूम कर लिया हमने 30%, तो उस केस में अपन ऐसा निकाल देंगे। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। चलिए ठीक है, अब क्या बात आ गई इसमें, और क्या है, अब अगले साल की बात करते हैं। अब अगले साल दो चीज हो सकती हैं, क्या तो अप्रूवल या तो रिजेक्शन। अगर अगले साल आपके पास रिजेक्शन हुआ, तो यहां पर अब लिखने में थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है, तो मैं यहां पर लिखता हूं इसको, अगले साल अगर रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन आ गया 15,000, बताओ 15,000 का रिजेक्शन हो गया। अब अगर 15,000 का रिजेक्शन हो गया तो क्या करोगे, क्या ये हमारी सेल है या नहीं है, नॉट सेल। ठीक है, अगर सेल नहीं है इस साल की, देखो पिछले साल की तो हमने कैंसिल ही कर दी थी सेल, क्या हमने इसको इस साल ट्रीट किया है क्या सेल की तरह, नहीं किया। और अभी जब इसको सेल की तरह ट्रीट किया ही नहीं है पहले, तो अब हमें अब भी कुछ करने की जरूरत, तो नो एंट्री, है ना, नॉट ट्रीटेड एज सेल्स अर्लियर। इसको हमने सेल माना ही नहीं है, सेल तो कैंसिल हो चुके हैं ना, इस साल का सेल हमने इसको माना ही नहीं है, ये कैंसिल कर चुके थे। तो बिकॉज नॉट ट्रीटेड एज सेल्स अर्लियर, बिकॉज नॉट ट्रीटेड एज सेल्स ऑफ दिस ईयर अर्लियर। बात समझ में आई। और इसके बाद लास्ट केस आ गया अपने पास कि अगर यहां से वो क्या दे दे, अप्रूवल। सोचो 10,000 का अप्रूवल मान लेते हैं, 10,000 का अप्रूवल मान लेते हैं, तो ये क्या है, सेल ऑफ दिस ईयर, सेल ऑफ दिस ईयर। तो ये सेल ऑफ दिस ईयर है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को, एंट्री पास करनी पड़ेगी, एंट्री फॉर सेल्स, है ना। रीजन वही है, बिकॉज
नॉट रिकॉर्डेड एज सेल्स ऑफ दिस ईयर अर्लियर। तो इस केस में यहां कोई एंट्री नहीं थी, यहां एंट्री हो जाएगी डेटर टू सेल्स, कितना 10,000। और अब लास्ट केस क्या बच गया, हालांकि ये कभी पूछता नहीं है जो मैंने बताया, यहां तक ही होता है मैक्सिमम। अब 20 तारीख को कुछ गुड्स ऐसे भी तो रह गए जिनका ना तो अप्रूवल आया ना ही रिटर्न आया। ऐसे कितने बच गए, 35 थे ईयर एंड पे, 15 का रिजेक्शन हो गया, 10 का ही हो गया, तो 10 बच गए। तो यहां पर आ गया आपके पास, फिर ये केस रिपीट हो जाएगा। तो ये केस रिपीट हो जाएगा कि बैलेंस ₹10,000 जिसके रिगार्डिंग क्या हुआ है, स्पेसिफाइड पीरियड एक्सपायर्ड प्लस नो नोटिस ऑफ रिजेक्शन। तो उस केस में क्या करेंगे इसको, ये सेल है, सेल्स ऑफ दिस ईयर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी। और एंट्री का ट्रीटमेंट सेम यही हो जाएगा, यही हो जाएगा आपके पास। भाई ऐसे ही लिख लेंगे यार, परेशान मत हो। एंट्री फॉर सेल्स बिकॉज नॉट रिकॉर्डेड एज सेल्स ऑफ दिस ईयर अर्लियर। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, डेटर टू सेल्स। ये मैक्सिमम हो गया आपके पास। थोड़ा सा रह गया ना, थोड़ा बस, परफेक्ट। ठीक, तो थोड़ा छोटा हो गया साइज, लेकिन इसके अंदर फर्स्ट क्लास चीज आ गई आपके पास। ठीक, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि मैं इसको बड़ा करके बाद में इसको सेव करूंगा तो पता नहीं कैसा आएगा, है ना, बाद में देख लूंगा। मैं इसको दोनों तरीके से सेव तो करता ही हूँ, तो कोई इतना इश्यू है नहीं। लेकिन इसमें कुछ और करेक्शन करते हैं, थोड़ी थोड़ी कलरफुल। जैसे रिवर्स एंट्री यहाँ पे था, नोट अ सेल फॉर दिस ईयर, फिर यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री। ठीक है, हो गया सारी जगह। बता दो जरा कुछ, अगर ऐसा कुछ रह गया तो सब बता दिया। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल कर लो, मिल जाएगा, दे दूंगा। क्यों फोटो खींचने की जरूरत पड़ रही है, ये तुम लोगों के लिए ही सेव किया है। नहीं, सेल नहीं है ना ये हमारी, बात समझ में आए, वो तो हम पहले ही कैंसिल कर चुके हैं, सेल वाला ट्रीटमेंट तो पहले ही हो चुका है। अब आपके पास में यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम इन्वेंट्री की एंट्री ही क्यों करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आपने 11th क्लास में सही से नहीं सीखी है, आपके पास यहाँ पर भी फाइनल अकाउंट्स में आएगी फिर दोबारा से। तो फिर दोबारा बताऊंगा कि हम क्लोजिंग स्टॉक को क्यों वैल्यू करते हैं और क्यों रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज एंट्री करने की जरूरत ही नहीं थी। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, उसके दो रीजन होते हैं, एक तो ये हमारा एसेट होता है, दूसरा हमें अपनी करेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर निकालनी है तो आपको इसको ट्रेडिंग में कम करना पड़ेगा कॉस्ट में से। कॉस्ट तो है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस वगैरह जो भी खर्चे हैं वो सब कॉस्ट का पार्ट है, बट ये एक्चुअल में कुछ चीजें हमने जो बेची नहीं है, जो स्टॉक हमने नहीं बेचा उसकी कॉस्ट को कम कर दो ना, तो बाकी जो बेचा है उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ये सब मैं आपको समझाऊंगा बाद में, फिलहाल अपनी इतनी सी बात को समझ लें। ठीक है, तो ये अपने पास क्लियर हो गया, ये एग्जाम्पल भी हो गए हैं। अब आपके पास टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, अब आपको करना क्या है, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये जो चार्ट्स वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नोट्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ये गारंटी है। हाँ भाई, तो ये एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर मजा आ गया यहाँ तक। और अब अपन करेंगे मॉड्यूल के क्वेश्चंस। हाँ जी भाई, देखो जरा, तो अपने यहाँ तक कॉन्सेप्ट कर लिया, ये आपको समझ में आ गया कि अपने पास कैसे कैसे अपने को करना है। और अब
हम क्वेश्चंस करते हैं, तो ये जितना भी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है इसके अंदर थ्योरी में वो सब मैं आपको समझा चुका हूँ, सारी एंट्रीज आपको समझा चुका हूँ। हाँ, सिर्फ 2 एंट्रीज इसमें और एक्स्ट्रा दे रखी है कि अगर कस्टमर ज़्यादा प्राइस पे एक्सेप्ट कर ले या कम प्राइस पे एक्सेप्ट कर ले। अगर वो ज़्यादा पे एक्सेप्ट करेगा तो सेल की एंट्री और करनी पड़ेगी। मान लो हमने 90,000 के दिए थे गुड्स, जब अप्रूवल पर सेंड किए, जब कितने में करे थे 90,000 में, अब वो एक्सेप्ट कितने पे कर रहा है 1 लाख पे, तो कितने से और सेल बढ़ानी पड़ेगी 10,000 से। और अगर कम कर रहा है 80,000 पे कर रहा है तो 10,000 से कम। अच्छा, सेल बढ़ाने के लिए सेल की एंट्री और डाल देंगे और सेल को कम करने के लिए रिवर्स एंट्री कर देंगे डिफरेंस अमाउंट्स। जो आप कह रहे हो अप्रूवल पे ऐसा हो सकता है कि बाद में सेलर का मन बदल जाए और सेलर उसका प्राइस ज़्यादा बता दे, ऐसा हो सकता है भाई। आज के रेट में तो ये था, अब रेट बढ़ चुके हैं, तो आपको इस पे लेना है तो लो, वरना मैं नहीं दूंगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो वो सब चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। हमें क्वेश्चन से मतलब है, हमें यहाँ मुनीमगिरी सीखनी है, हमें यहाँ दिमाग नहीं लगाना। हमें तो ये जो दे रखा है, जो करना है, उसको क्यों हो रहा है वो प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा। अगर ऐसा होगा तो हम तो किसी चीज़ की भी एंट्री कर देंगे, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसकी एंट्री कर देंगे। अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 1, यहाँ से अब अपने को सारे इलस्ट्रेशंस टोटल जितने भी हैं सारे करने। कितने इलस्ट्रेशंस हैं आप देख सकते हैं, आई थिंक 5-6 होंगे कम से कम, चेक कर लो, है ना। एक बार कर्टन थोड़ा ठीक कर लो। कितने हैं? 7 है। तो ये 7 के 7 इलस्ट्रेशंस आपने को आज कंप्लीट कर लेने हैं। चलिए, बस बस आइए, सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखो, सीई सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। इसने सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स सेंड किए। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर 2019। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज और समझा देता हूं आपको। जो ये रेट वाली बात आएगी ना, ये रेट वाली बात समझ लेते हैं, फिर इलस्ट्रेशन करेंगे, है ना। अपन थोड़ा इलस्ट्रेशन थोड़ा बाद में करते हैं, इलस्ट्रेशन पहले अपन ये सेल वाली बात समझते हैं। अगर ऐसा दे रखा है आपके पास 25% ऑन कॉस्ट, तो मुझे बता सकते हो सेल पर कितना परसेंट होगा ये। तो इसको कैसे कन्वर्ट करें? अगर 25% कॉस्ट पे दे रखा है तो ये सेल प्राइस पर कितना परसेंट होगा प्रॉफिट का। दिस इज जीपी इज, मैं लिख सकता हूं यहां, दिस इज जीपी, ग्रोस प्रॉफिट कितना दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट। अब जरूरत कहां पड़ेगी? अमाउंट अपने को सेल्स का पता है, किस चीज का पता है? अमाउंट सेल का। और परसेंटेज किस पे दे रखा है? कॉस्ट पे। तो हमें परसेंटेज भी किस पे चाहिए? सेल पर चाहिए होगा, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। या अगर आपको मान लो अमाउंट कॉस्ट का पता हो, परसेंटेज सेल्स पर गिवन हो, तो भी फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपने 12th क्लास में अकाउंटिंग रेशियोज में भी काफी यूज किया होगा, वहां पर जीपी रेशियो कैलकुलेट करते टाइम, या बाकी कई रेशियोज में काम आया होगा। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सीओजीएस निकालते थे, वहां ये काम आया होगा आपके पास में। तो इस तरीके से बता सकते हो कि कैसे सीखा था वहां पर। ऐसे करते आए हैं आप लोग। हाँ, एक्स मैथ से हमारा वैसे दूर दूर का नाता नहीं है, और हम मैथ्स में घुसेंगे एक्स लाएंगे, एक्स लाते बच्चा घबरा जाता, अच्छा ये तो मैथ्स आ गई, ठीक। आप कहोगे सर कॉस्ट को क्या मान लेते हैं? 100। तो ये बताओ जीपी कितना हो जाएगा? तो बताओ सेल कितनी हो जाएगी? अब बताओ सेल पर परसेंटेज निकालनी है, तो जीपी कितना, सेल कितनी, परसेंटेज निकालना है, तो जीपी ऑन सेल निकल जाएगा। दिस इज 1/5, 20%। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे करते थे। बट इतना करने के बजाय भी, ऐसा दिमाग लगाने के बजाय, इतना लिखने के बजाय, अपन डायरेक्ट सोचेंगे और डायरेक्ट करेंगे। 25%, दिस इज 25/100। मैं एक बार करके दिखा रहा हूं, बाद में तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ऑन कॉस्ट मतलब 25/100 इंटू में कॉस्ट। क्लियर है? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/4 ऑफ कॉस्ट
अब सोचो, ये जो लिखा होता है ये 4 रुपए कॉस्ट है, 1 रुपए प्रॉफिट है। 4 रुपए की कॉस्ट, 1 रुपए का प्रॉफिट, सेल कितनी हो जाएगी? 5 रुपए। तो प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा। तो 1/4 ऑफ कॉस्ट इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सेल्स। ये अब आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। और देखते हैं, मान लो कुछ भी ले लो इसमें, जीपी आपके पास में लेते हैं 33 1/3% ऑफ कॉस्ट। इसको सेल पर बताओ, तो आप कहोगे दिस इज 1/3 ऑफ कॉस्ट। बताओ 33 1/3% का मतलब क्या हुआ? 1/3। तो 1/3 ऑफ कॉस्ट 3 रुपए कॉस्ट है। सोचो आप, 3 रुपए कॉस्ट है तो 1 रुपए का प्रॉफिट है। तो सेल कितनी? तो 1/4 ऑफ सेल्स। क्या बात समझ में आ गई? और देखते हैं एग्जाम्पल, 50% ऑन कॉस्ट। बताओ 50% ऑन कॉस्ट को क्या लिखेंगे? 1/2 ऑफ कॉस्ट। तो 1/3 ऑफ, क्योंकि 2 रुपए की कॉस्ट 1 रुपए का प्रॉफिट, तो सेल कितने रुपए की होगी? 3 रुपए की। तो हमने कहा 3 रुपए की सेल में 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। उल्टा करके देखते हैं, दिस इज 25% ऑन सेल्स। अब बताओ कॉस्ट पर कितना हो गई? आप कहोगे 25% मतलब 1/4, 1/4 ऑफ सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ? सेल कितने रुपए है? 4 रुपए। तो प्रॉफिट कितना? 1 रुपए। तो कॉस्ट कितनी? 3 रुपए। तो इसका मतलब 1/3 ऑफ कॉस्ट। समझ में आया? जीपी अगर आपके पास 33 1/3% ऑन सेल्स है, देखो जरा, मतलब दिस इज 1/3 ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ? 3 रुपए की सेल है तो 1 रुपए का प्रॉफिट है। तो मुझे बताओ कॉस्ट कितनी होगी? 3 रुपए की सेल है, 1 रुपए का प्रॉफिट, तो कॉस्ट 2 रुपए। दिस इज 1/2 ऑफ। क्या कन्वर्जन समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जरा। क्लियर है? सिंपल फ्रैक्शन में लेकर आओ, कुछ भी हो। मान लो 10% कहता हूं मैं आपसे, आप कुछ भी ले लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10% ऑन कॉस्ट, तो आप क्या लिखोगे इसको? 10% का मतलब क्या हो गया? 10/100, दैट इज 1/10 ऑफ कॉस्ट। तो सेल का कितना हो जाएगा? ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं 2/7 ऑफ कॉस्ट, 2/7 ऑफ कॉस्ट, हाउ मच ऑफ सेल्स? बताओ। आ गया ना कंफ्यूजन? अभी तक सर 1/1 चल रहा था ऊपर, तो हम डायरेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ 2 आ गया, 2/9। रीजन क्या है? 7 रुपए कॉस्ट है तो 2 रुपए का प्रॉफिट है, तो सेल कितने रुपए की होगी? 9 की होगी। भाई 7 रुपए की कॉस्ट, 2 रुपए का प्रॉफिट, तो सेल कितनी? 9 रुपीज। और प्रॉफिट तो अभी भी कितना रहेगा? 9 में 2 रुपए ही रहेगा। दिस इज 2/9 ऑफ सेल्स। क्लियर? तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। ये हमें क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर भी और कई जगह और भी जरूरत पड़ेगी, आगे भी जरूरत पड़ती रहेगी। तो ये आपको शॉर्ट में समझ में आना चाहिए। हम वो 125, ये इतना ज़्यादा दिमाग, इतना टाइम नहीं लगाएंगे। डायरेक्ट 25% कॉस्ट, 1/4 ऑफ कॉस्ट, 4 रुपए की कॉस्ट, 1 रुपए का प्रॉफिट, सेल हो जाएगी 5 रुपए, 1/5 ऑफ सेल्स। तो डायरेक्ट इस तरीके से सोचेंगे अपन फटाफट। ठीक, चलें अब आगे। अब करते हैं अपन इलस्ट्रेशन। सी सेंड गुड्स टू इस कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। सेल और रिटर्न बेसिस पे आपने सेंड किया है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर 2019। 15 सितंबर को 1 लाख के गुड्स उसने भेजे कस्टमर को।
20 अक्टूबर को गुड्स कस्टमर ने रिटर्न कर दिए, 25 नवंबर को उसके पास में अप्रूवल आ गया 40,000 का, 31 दिसंबर को अभी भी कस्टमर के पास अप्रूवल है 20,000 का, अभी भी उसके पास में अप्रूवल नहीं आया है, गुड्स कस्टमर के पास है। सी रिकॉर्ड सेल और रिटर्न, ये ध्यान से देख लो, सी रिकॉर्ड सेल और रिटर्न ट्रांजेक्शन एज ऑर्डिनरी सेल। इस लाइन से समझ में आएगा कि मेथड कौन सा है, कैजुअली वाला है। कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं तो हम उनको नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द सी एज्यूमिंग दैट अकाउंटिंग ईयर क्लोजेज ऑन 31st ऑफ दिसंबर, ये मानते हुए कि 31 दिसंबर क्या है, लास्ट डेट, ईयर एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। मैं एक बार थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। इंस्टेड कि अपन डायरेक्ट एंट्री कर दें। 15 ऑफ सितंबर को 15 सितंबर 2019 इस दिन गुड सेंड किए, अप्रूवल रिटर्न बेसिस। 20 ऑफ अक्टूबर को, है ना, ये आप हमेशा इस टाइम स्केल डायग्राम बना लें, उससे क्या होता है, एक प्रॉपर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है, सीक्वेंसिंग बन जाती है, गड़बड़ होने के चांस कम होते हैं आपके पास। गुड्स रिटर्न कर दिए, यहां पर रिटर्न आ गए, रिजेक्शन ₹40,000। नवंबर 25 को अप्रूवल मिल गया, 25 ऑफ नवंबर अप्रूवल आ गया, कितने का, 40,000। ईयर एंड 31 दिसंबर 2019, ये क्या है, ईयर एंड है। गुड्स अवेटिंग अप्रूवल कितने का, 20,000। और जब गुड्स भेजे थे तो किस पर भेजे थे, 33, जीपी कितना था, 1/3 ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये भेजा था कॉस्ट प्लस 33 1/3, तो 33 1/3 इज 1/3 ऑफ कॉस्ट। ये आपके पास पूरा क्वेश्चन आ गया। और अब आपसे कहा है कि आपको इसको ऑर्डिनरी सेल ट्रीट किया था अपन ने, और अब आपको ये एंट्रीज डालनी है। ठीक है, आइए तो अब अपन ट्रांजैक्शन करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन कब होगी, 15 ऑफ सितंबर 19 को, जिस दिन गुड्स भेजे हैं। कितने के गुड्स भेजे ये नहीं लिखे अपन ने, 1 लाख, 1 लाख के गुड्स भेजे हैं। तो भेजने पर हमने सेल मान लिया। डेटर, कस्टमर या ट्रेड रिसीवेबल, बताओ, कोई दिक्कत, 1 लाख, 1 लाख गुड्स भेजने की एंट्री हो गई। अब 20 ऑफ अक्टूबर को रिजेक्शन आ गया, रिटर्न आ गए। बताओ, इसको हम सेल मान चुके हैं, बट क्या ये हमारी सेल है, नहीं, तो क्या करें, रिवर्स एंट्री 40,000। नेक्स्ट 25 ऑफ नवंबर को अप्रूवल आ गया, क्या ये हमारी सेल है, क्या इसके हम ऑलरेडी सेल कर चुके, ऑलरेडी सेल की एंट्री कर चुके हैं, तो अब हमें कुछ करने की जरूरत, नो एंट्री, ना 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 ना, नो एंट्री। क्लियर है। इसके बाद मूवी देखी है नो एंट्री, पुरानी हो गई, गाना तो सुना ही होगा एटलीस्ट, मूवी नहीं देखी, एक और बार देखोगे, चलो ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पहुंच गए हम लास्ट डेट पर, 31 दिसंबर। अब 31 दिसंबर को कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनका अप्रूवल नहीं आया है अभी, हम भी ऑप्शन अभी कस्टमर के पास है या नहीं है, अभी है, मान लिया अपन ने। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या ये इस साल की सेल है या नहीं है, नहीं है। अभी ऑप्शन लैप्स कहां हुआ है, कहां लिखा है कि ऑप्शन अवेटिंग अप्रूवल, मतलब अभी ऑप्शन आपका लैप्स नहीं हुआ है। अगर ऑप्शन लैप्स नहीं हुआ है
तो हम क्या करेंगे, ये इस साल की सेल नहीं है, आगे हो सकती है, तो इस साल की सेल नहीं है तो सेल को कैंसिल करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री। तो अब क्या करें, इसको यहीं कर लेते हैं। देखो तो ये आ जाएगा आपके पास 31 दिसंबर 19 को। एक तो सेल को रिवर्स करना पड़ेगा अपने को, तो सेल की रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितना अमाउंट बताओ, कितने का, 20,000। और अभी 31 तारीख को ही एक एंट्री और डलेगी कि हमारा दिल आपके पास है ना, हमारा स्टॉक कस्टमर के पास है। बात समझ में आई? तो एंट्री क्या होगी, इन्वेंट्री विद कस्टमर, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने से करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। अब कॉस्ट प्राइस क्या लेंगे ये अपने को समझना है। तो ये 20,000 आपके पास सेल प्राइस है, तो इसमें अपने को माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट। अब ये बताओ, ये सेल प्राइस है अपने पास, 20,000 क्या है, सेल प्राइस। परसेंटेज किस पर दे रखी है, तो मुझे कन्वर्ट करनी पड़ेगी, बताओ 1/3 ऑफ कॉस्ट। तो 3 रुपए की कॉस्ट, ध्यान से सोचो, 3 रुपए की कॉस्ट, 1 रुपए का प्रॉफिट, तो सेल कितने रुपए की, 4 रुपए की। तो 4 रुपए की सेल में कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 1 रुपए। ये बात समझ में आई, क्लियर है? प्रॉफिट सेम ही रहेगा, 1 रुपए था तो 1 रुपए ही, और 3 रुपए की कॉस्ट थी तो अब 4 रुपए की सेल हो गई। तो बताओ, दिस इज 1/4 ऑफ 20,000। या आप डायरेक्ट कह सकते थे, जब 1/4 प्रॉफिट है सेल के ऊपर, तो सेल का 3/4 कॉस्ट है। बात तो एक ही है भाई, 1/4 सेल के ऊपर क्या है, प्रॉफिट, तो टोटल सेल में कॉस्ट कितनी होगी, 3/4। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा अपने पास, बताओ 15,000। ये आ गया आपके पास। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां से आंसर। पहली एंट्री ये हो गई, फिर 40, 20 और 15। ठीक है, इन्होंने निकाल कर दिखा दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स विद द कस्टमर अपन ने वही निकाल कर दिखा दिया। ठीक है, ये हमने नो एंट्री पहले लिख दी थी, और यहां पे कह रहे हैं सेल्स को डेबिट करने के बजाय अपन सेल्स रिटर्न को भी डेबिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर में आपको प्रेजेंटेशन क्या देनी है, जो भी हम सोच रहे हैं, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, वो हमें पेपर पे उतारना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इलस्ट्रेशन 7, ए सेंड्स out goods on approval to few customers and indicate the same in the sales account, includes the same in the sales account, मतलब उसको सेल मान लेता है। On 31st of March 2020 the trade receivable balance stood at, तो आइए देख लेते हैं। अब यहां पे ईयर एंड है 31 मार्च 2020, इस दिन दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस, डेटर्स का बैलेंस 1 लाख, इंक्लूडेड 7,000। इस 1 लाख में 7,000 रुपए के डेटर्स ऐसे हैं जिनको हमने गुड्स भेजे थे अप्रूवल पर। क्लियर है? अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन वॉज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जिनकी कोई इंटीमेशन नहीं मिली, नो इंटीमेशन रिसीव्ड। These goods were sent out at 25% over and above cost price, तो जीपी कितना था, 25% over and above, तो 1/4 of cost वर सेंट टू एक्स को 7,000 का बाइफर्केशन दे रखा है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, एक्स को 4,000 के, वाई को 3,000 का। ठीक है, मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30th अप्रैल, ये अगले साल बता रहा है 30 अप्रैल को, यहां 30th ऑफ अप्रैल 2020 को इस दिन अप्रूवल दे दिया मिस्टर एक्स ने
और मिस्टर वाई रिटर्न द गुड्स ऑन 10th ऑफ अप्रैल, 10 अप्रैल 2020 को रिटर्न कर दिया मिस्टर वाई ने। ये क्वेश्चन है आपके पास। और आगे क्या पूछा है, मेक द एडजस्टमेंट एंट्री भी करनी है और बैलेंस शीट में कैसे अपीयर होगा ये भी बताना है। और आपके पास वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज कितना दे रखा है, वॉज 60,000। इस दिन क्लोजिंग स्टॉक भी बता रखा है आपके पास, है ना, इसी दिन का स्टॉक दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज एंड ऑन दिस वॉज 60,000। तो पहले तो एंट्री करते हैं, फिर देखते हैं बुक्स बनाने का काम। पहले क्या करोगे, ईयर एंड की बात करते हैं। तो ईयर एंड पर क्या क्या एंट्री डालेंगी, रिवर्स करने की। तो यहां पे ट्रेड रिसीवेबल यूज किया, ट्रेड रिसीवेबल यूज कर लेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। कितने से सेल को कम करना है, जितने का अप्रूवल अवेटिंग है, कितने का है 7,000। नहीं, आपने वो डेटर में डाल रखा है, डेटर को कम कर दो ना, बात तो एक ही है। एक्स करोगे तब भी बात एक ही होगी और डायरेक्ट ट्रेड रिसीवेबल करोगे तब भी बात एक ही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वही करना है। ट्रेड रिसीवेबल में आपने ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है तो अल्टीमेटली मुझे डेटर्स की, देखो आप लास्ट में क्या करते हो, जितने भी पर्सनल अकाउंट्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बना लेते हो, एनेक्सर जिसको हम बोलते हैं, और वो एनेक्सर कनेक्ट कर देते हैं, टोटल डेटर्स या टोटल क्रेडिटर्स दिखा देते हैं, संडी क्रेडिटर्स संडी डेटर्स दिखा देते हैं अपन बुक्स में। तो वही काम करना है यहाँ पर भी, कुछ दिक्कत ऐसी है नहीं, आप एक्स वाई लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आई, आपने ये कैंसिल कर दिया। अब क्या करेंगे, गुड्स दिखाने पड़ेंगे। अब बताओ, गुड्स दिखाते हैं। तो दिस इज इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। बताओ, 7,000 के गुड्स हैं लेकिन कितने पे भेजे थे, 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/5 ऑफ सेल। तो 1/5 ऑफ सेल, तो ये कितना कर दोगे यहाँ पे, 7,000 माइनस 1/5 ऑफ 7,000, 1,400 माइनस करोगे 5,600। ये बात समझ में आ गई। अब अगले साल अप्रूवल, और वो भी आया है। अगले साल क्या एंट्री होगी, 10th ऑफ अप्रैल को क्या रिटर्न करा है, कोई एंट्री होगी कि नहीं होगी, नो एंट्री, रिटर्न के केस में नो एंट्री। उसके बाद अप्रूवल आ गया 30th ऑफ अप्रैल 20 को अप्रूवल, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स टू सेल्स अकाउंट, 4,000 आ जाएगा आपके पास, जितने का अप्रूवल आया उतने का। ये भी बात समझ में आ गई, यहां तक कोई डाउट। ये हो गया। अब इन्होंने कहा था बैलेंस शीट भी बनाकर दिखाओ, किस दिन की, 31 मार्च को, आप ध्यान से देख लो। ठीक है, तो विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बनाकर दिखाना है आपको। शो द आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बना देंगे। देखो कैसी बनाओगे, टी शेप बनाओगे या वर्टिकल बनाओगे, कैसे बनाए, कैसे भी दिखा दो, वर्टिकल दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे तो कोई ऐसा कंपल्शन है नहीं। अब आपने बनाया बैलेंस शीट एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2020, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। अपन यहाँ पे तो लाइबिलिटीज लिखते हैं पहला वाला हेड में, तो एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं तो मैं तो डायरेक्ट एसेट्स वाला बना देता हूँ, क्योंकि मुझे एसेट्स का ही तो दिखाना है बस। तो एसेट्स में दिखाओगे आप, एसेट्स में भी किस में आएंगे, ये करंट एसेट्स में। तो एक तो दिखाओगे ट्रेड रिसीवेबल्स, कितने के थे, 1 लाख के, और लेस करके दिखाएंगे ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7,000 लेस कर दोगे 93,000। दूसरा आपके पास क्या दिखाना पड़ेगा, स्टॉक 60,000 का तो पहले ही है, इसमें और कितना ऐड कर देंगे, इन्वेंट्री विद कस्टमर्स 5,600, तो ये कितना आ जाएगा 65,600। ये हमें एक्सट्रैक्ट बना के दिखाना था बस,
कि बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स अब कितना हो जाएगा, आपके पास कम हो जाएंगे और स्टॉक आपका बढ़ जाएगा। आप इसको चेक कर लें। तो ऐसा देखो, इन्होंने डायरेक्ट बना दिया, इन्होंने टी शेप बना दी। आप टी शेप बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि वर्टिकल बैलेंस शीट सिर्फ कंपनीज के केस में एप्लीकेबल है, बाकी जगह टी शेप चल जाती है, जैसे हम पार्टनरशिप में बनाते थे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे बनाएं आप ऐसे बनाएं, बात एक ही है, ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है। तो ट्रेड रिसीवेबल 93,000 आ जाएगा और इन्वेंट्रीज कितना आ जाएगा, 65,600 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक हो गया आपके पास। अब ये आपके पास जो दो मेथड्स हैं, ये कोई काम का मेथड है ही नहीं, है ना, तो इसमें बेफालतू में दिमाग खराब करने की भी आवश्यकता हमें नहीं है। बट मैं आपको बता दूंगा, छोटा सा पार्ट दे रखा है इतना सा, बट ये मैं आपको बाद में फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका जो ट्रू फॉल्स देखो एक बार, ट्रू फॉल्स देखिए भाई। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस आर नॉट रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल्स initially when they are sent out in case the business entity sell goods casually on sale or return basis। बताओ ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्या हम इसको सेल मान लेते हैं? यस, ये मना कर रहा है, ये आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, बुक के पीछे से ही आएंगे क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो थ्योरी क्वेश्चन, चाहे वो ट्रू फॉल्स, बच्चा कहता है पता नहीं कहां से पूछ लिया, पेज नंबर के साथ बाद में पेपर एनालिसिस बता दूंगा मैं आपको कि देख लो ये वाला क्वेश्चन इस पेज नंबर पे आया, यहां से आया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। द कस्टमर रिटेन्स द गुड्स इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द मेंशन्ड टर्म, बट दिस एक्ट डज नॉट कन्फर्म टू सेल ऑफ गुड्स एज देयर इज नो एक्सप्रेस कंसेंट गिवन। क्या है? कस्टमर रिटेन कर सकता है गुड्स इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द मेंशन्ड टर्म, स्पेसिफाइड पीरियड के बाद भी वो रिटेन कर सकता है, बट दिस एक्ट डज नॉट कन्फर्म टू सेल। क्या ये सेल मान ली जाएगी ऑटोमेटिक? यस, एक्सपायरी होगी स्पेसिफाइड पीरियड की, उसके बाद इसको सेल मान लिया जाएगा। कौन सा एक्ट कहता है? द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेक्शन 24, ठीक है ना। आगे आता है एट द एंड ऑफ द ईयर दोज गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस अवेटिंग अप्रूवल। ये क्या कह रहा है? एट द एंड ऑफ द ईयर दोज गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द कस्टमर आर शोन एज पार्ट ऑफ सेल्स इन द बुक्स ऑफ द सेलर। क्या उसको इस साल हम सेल दिखाते हैं जो अवेटिंग अप्रूवल है, या इस साल की सेल नहीं मानेंगे? इस साल के सेल नहीं मानेंगे। बात समझ में आ गई भाई? अभी इनका ना तो कुछ आया, ऑप्शन आया नहीं, अभी अवेटिंग अप्रूवल है, तो हम इसको इस साल के सेल ना मानते हुए क्या करते हैं? रिवर्स एंट्री करते हैं, तो इसको इस साल के सेल नहीं मानेंगे। उसके बाद क्या आ गया आपके पास? क्वेश्चन नंबर 4, नो एंट्री नीड्स टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ द सेलर। सेलर की बुक्स में कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। व्हेन द कस्टमर रिजेक्ट द गुड्स अवेटिंग अप्रूवल आफ्टर द क्लोजिंग, मतलब अगले साल अगर वो रिटर्न कर दे, तो अगले साल रिटर्न करने पर कोई एंट्री डालते हैं कि नहीं डालते? नहीं डालते, क्योंकि उसको हमने पहले सेल ट्रीट कर नहीं रखा, तो अब भी कोई एंट्री नहीं करनी है। ट्रू। द पीरियड विद इन विच द कस्टमर हैज टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट इज फिक्स्ड बाय द बायर। बताओ, बायर फिक्स करेगा या सेलर फिक्स करेगा? सेलर फिक्स करेगा। बात तो वो है, क्लियर। फिर उसके बाद आगे आपके पास ये एमसीक्यूज आ गए, ये भी एक बार निपटा लेते हैं। कितने एमसीक्यूज हैं? 10। आइए, करोगे कि नहीं करोगे? क्या यार, तुम लोग थोड़े से में ही परेशान हो जाते हो। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये आपके पास मैं बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिकल, ये 2 बार आ चुका है कम से कम, ठीक है। यही 2 ही वैरायटी बनती है क्वेश्चन की। क्या तो वो एक्स वाई वाला जो क्वेश्चन था, उसमें बक्की राम और अक्की राम कुछ ऐसे करके देगा नाम डाल के, और नाम चेंज कर देगा, क्वेश्चन सेम देगा लैंग्वेज। ऐसे ही क्या तो ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर भी बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन छाप के देगा, सेम एज इट इज, ऐसे ही टेबल बना कर देगा, ऐसा ही देगा। अब आपको आना चाहिए, बस उसमें नाम चेंज कर देगा ये। तो ये पूरा का पूरा एक ये वाला क्वेश्चन, ये इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, बस ये यही पूछता है। तो मैं कह रहा हूँ कि मॉड्यूल कर लो अच्छे से, फिर उसके बाद कलेक्शन आपका आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड जितने भी आ चुके हैं अब तक प्रीवियस अटेम्प्ट्स क्वेश्चन, वो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। पेपर सारा यहीं से है, कहीं बाहर से नहीं है, ठीक है। तो ये आपको 3 क्वेश्चन आज आपके होमवर्क हैं। कहो तो एमसीक्यू मैं अभी आपको कंप्लीट करा सकता हूं। चलिए, तो आप इसको अभी करेंगे। आइए एमसीक्यू करते हैं अपन। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर सेंट फ्रीक्वेंटली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, बताओ बार बार, इट इज नेसेसरी टू मेंटेन, फिर तो अपने को मेमोरेंडम अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। सेल ये आपके पास में, ये उससे रिलेट करेगा। चलो फिर आगे इसको कल ही करते हैं, क्योंकि पढ़ाने पड़ेगा आपको कुछ एक चीज़ें।
ठीक है, फतेह की बात मत करो अभी, अभी पिछला भी पढ़ा दूंगा, जो रह रहे ना 2 पार्ट वो भी पढ़ा दूंगा। हाँ, ठीक है भाई। तो आज के लिए हम इसमें इतना ही करेंगे। बाकी आज आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों होमवर्क है, प्लस एमसीक्यूज, ये कर लेना एक बार। बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर अप करते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही करते हैं।